सर इस व्यक्ति को तुमने देखा ही होगा, आजकल तो बहुत सुर्खियों में चल रहा था, पॉडकास्ट करना था और ये लाइन तो उसकी बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। लूट के भाग गया, क्या पैसा क्या लूट। हाय, आई एम विजय माल्या। पर यार आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इसके ग्रुप के बारे में। एक समय था कि ये $12 बिलियन का इनका मार्केट कैप था और $4 बिलियन का तो ये लोग रेवेन्यू ही कर देते थे, स्टील ही मर देते थे। मतलब बाजार पे इसको ये लोग ओन करते थे, किसान जैसी कंपनी वो भी इनके अंडर आते थे। क्या हुआ इनके साथ ऐसा जिसे इन्हीं कह दिया हमने किंग ऑफ गुड टाइम से लेके किंग ऑफ बैड लोन्स। और क्या थे वो बिजनेस लेसन्स जो हम सीख सकते हैं इस केस स्टडी से और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट उससे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ न्यू एपिसोड ऑफ डिकोड बिजनेस। तो डायरेक्ट यूबी ग्रुप के बारे में बात करने से पहले इनकी थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये इंडिया में आए थे 1857 में, तभी सिर्फ बियर मैन्युफैक्चर करते थे और ये जो बियर थी वो सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप्स को ही मिलती थी, ब्रिटिश लोगों को ही मिलती थी। बट लेटर इनकी जो 5 या 4 जो इनकी बड़ी ब्रूअरी थी उन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया गया और इनको बना दी गया यूनाइटेड ब्रूअरी लिमिटेड, जिसे हम आजकल यूबी ग्रुप कहते हैं। बट थोड़ा देर रुकने के बाद, थोड़ा सालों बाद एक इंसान आया जिसका नाम था विट्ठल माल्या। 22 साल की उम्र में उन्हें एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, यूबीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट कर दिया गया। और लेटर उनको उसी कंपनी का यूबी ग्रुप का सीईओ बना दिया गया। कौन थे? विट्ठल माल्या थे हमारे विजय माल्या के फादर साहब। और विट्ठल माल्या की खुद के लीडरशिप में कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। इनने एक्वायर किया 1951 में मैकडोवेल्स को, और मैकडोवेल्स को एक्वायर करने से इनके ना जो सारे सिर्फ बियर बेचते थे, अब इनकी जो पोर्टफोलियो था उसमें एक लिकर भी ऐड हुई थी, जिससे ये सबसे पहली कंपनी बने जिनने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया अल्कोहल। तभी इनको IMFL भी कहते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर फॉरेन लिकर। 1978 में इनने लॉन्च किया वो आइकॉनिक ब्रांड जिसकी वजह से पूरी कहानी बनी यूबी ग्रुप के बाद में, किंगफिशर। और इनने फिर उसका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन और भी की। इनने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी एंट्री मारी, इनने प्रोडक्ट कैटेगरी में एंट्री मारी, इनने बैटरीज में एंट्री मारी। तो 1983 में विट्ठल माल्या जी की डेथ जाती है। फिर जो सीट होती है वो एक्वायर करता है विजय माल्या। विजय माल्या के अंडर भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी लीडरशिप में अच्छा परफॉर्म किया। पूरी कंपनी का जो पोर्टफोलियो था विजय माल्या ने डाइवर्सिफाई कर दिया, डिफरेंट कंपनीज ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। बर्जर पेंट्स 16 करोड़ में उनने बर्जर पेंट्स को बेच भी दिया डिंगारी ब्रदर्स को, और किसान को एक्वायर किया था, और जिसे लेटर हमने HUL को बेच दिया जो उसमें ब्रुकबॉर्न इंडिया था। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, ये स्पोर्ट्स मार्केटिंग कर चुके हैं। इनने ही सबसे पहले फार्मूला F1 रेस इंडिया में लाई, फार्मूला फोर्स इंडिया, जो आजकल शायद कैंसर हो गया इनको। और RCB का जो गोल्ड है उसकी ओनरशिप इनके पास ही थी, पर इनने शुरुआत करी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर था। इस सारे वेंचर एक्वायर करने की वजह से ना इनका जो मार्केट कैप हो चुका था यूबी ग्रुप का, वो हो चुका था $12 बिलियन। उस समय 2010 से पहले की जो बात हुई तो उस समय तो यार $12 बिलियन बहुत ज़्यादा ही होता था, आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होगा। $4 बिलियन की तो ये एनुअल सेल कर रहे थे पीक समय पे। बट एक गलती कई बार पूरा साम्राज्य खराब कर देती है, वही गलती इनसे हो गई। इनने शुरुआत की किंगफिशर एयरलाइन की। 2005 में किंगफिशर एयरलाइन की इन्हें शुरुआत की। इनने इसे पोजीशन किया था एज अ 5 स्टार होटल जो हवा में उड़ा। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बजट सेगमेंट की प्राइसिंग करने वजह से, बट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग थी इनकी। और उस समय तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ये एयरलाइन इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, मार्केट में इतना रिकॉग्नाइज होने लग गई कि उस समय तक सब बढ़िया चल रहा था। बट वो चाहते थे कि जो किंगफिशर एयरलाइन है उनको इंटरनेशनल रूट भी मिल जाए, बट ये सब कुछ नहीं हुआ। इनने एक्वायर किया एयर डेकन $180 मिलियन पे।
इनके जो सोच थी इसको लेने के चक्कर में वो थी कि प्रीमियम और बजट सेगमेंट को ये लोग डुअल ब्रांड स्ट्रेटजी से डिवाइड कर देंगे। किंगफिशर रेड को ये लोग बिजनेस क्लास कर देंगे और किंगफिशर नॉर्मल वालों को बजट सेगमेंट और इकोनॉमिक क्लास कर देंगे। बट कई के बाद जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है और इनके साथ जो वही हुआ, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इंटीग्रेट नहीं कर पाए इसे, किंगफिशर के साथ इंटीग्रेट अच्छे से नहीं कर पाए और ऑपरेशनल कॉस्ट और बढ़ गई, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई। तब फिर आता है हमारा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे फ्यूल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे और रुपए की वैल्यू गिरती ही जानी थी। और पर इससे थोड़ा नुकसान ना इन्हीं को हो रहा था, इन पे ना जो कर्जा था वो बढ़ते जा रहा था और इनको फ्यूल बहुत महंगा पड़ रहा था। 2012 आते आते इन पे 70 बिलियन का डेप्थ चढ़ चुका था और इनकी जो फ्लाइटें थी, डेप्थ ये लोग पूरे दे नहीं पा रहे थे, तो इनकी जो फ्लाइटें थी उनको रोक दिया गया था बहुत सारी फ्लाइटों में, जिससे रेवेन्यू बन नहीं रहा था और कभी भी इतना रेवेन्यू बन ही नहीं पाया किंगफिशर का कि वो कभी अपने डेप्थ को दे सके। 2012 में जैसे ही ये सब के बारे में सीबीआई को पता चला, उनने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उनको पता चला इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, बहुत सारी फाइनेंशियली गलतियाँ हैं। सबसे पहली गलती इनको पता चली कि इन्हें बहुत सारे डिफॉल्ट्स कर रखे पेमेंट में और उसको स्ट्रेटेजिकली इन्हें सेटअप भी कर दिया। दूसरा, इनके जो लोन अमाउंट था, ये लोग लोन अमाउंट किसी एक अनस्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ करते थे, किसी अपने खुद के काम के लिए यूज़ करते थे, कभी कंपनी में वो लोन यूज़ नहीं हुआ। तो तीसरा, IDBI बैंक से लोग एक नया लोन इशू भी कर रहे थे विदाउट पेइंग द प्रीवियस लोन ऑफ 950 करोड़ 950 करोड़ के लोन पे किए बिना एक नया लोन इशू भी कर रहे थे। जैसे ये सब देखते हुए ना सीबीआई ने अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रॉन्ग कर ली और ये बार बार डिफॉल्ट करते जा रहे थे। तो 2012 में जैसे एंड पे इनकी जो अक्टूबर में DGCA ने इनकी जितनी फ्लाइट्स थी वो सस्पेंड कर दी, इससे और कोई फ्लाइट और आगे उड़ा नहीं सकते थे। और इनकी दोनों फ्लाइट की कॉस्ट तब भी जा ही रही थी, लोगों की कॉस्ट जाते जा रही थी और इससे लॉस पे जाते जा रहे थे। कई के लोग इधर सैलरी नहीं दिए। जो टोटल डेप्थ था उस समय वो 9,000 करोड़ हो चुका था, 1,300 करोड़ तो सिर्फ SBI का ही था, तो इतना डेप्थ इन पे चढ़ चुका था। ये इंसिडेंट होने के बाद 2021 में बैंक ने, जैसे वो भाग गए थे, उसको जैसे भागने के बाद 2021 में बैंक ने इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज बेच दी और इनके जो 15% शेयर थे यूबी ग्रुप में वो बेच दिए हेनकिन को 5,824 करोड़ में, जिसकी वजह से वो एक्वायर हो गया। वैसे हेनकिन कौन है? हेनकिन जो नाम गलत में प्रोनाउंस कर सकता हूँ तो सॉरी। तो हेनकिन कौन है? हेनकिन एक डच का एक, वो भी बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, डच में है, उनकी जो फैक्ट्री है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डच में होती है और वो उनने एक्वायर कर लिया किंगफिशर और यूबी ग्रुप का 61.5%। यार करंट स्टेटस क्या है कंपनी का? तो अभी जो यूबी ग्रुप का जो करंट स्टेटस है वो ये है कि उनकी जो ग्रोथ है वो हो रही है 15% एनुअली, उनकी ग्रोथ हो रही है 6% ईयर ऑन ईयर, इनकी प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है 46% इनकी प्रीमियम जो ब्रांड्स हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, वो ग्रो कर रहे हैं 46% से और 40% से ज़्यादा इनके पास मार्केट शेयर है अभी भी इंडियन बियर मार्केट का। 89,763 आउटलेट्स पे अभी भी ये प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी इनकी तगड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तो ये बहुत सही कर रहा है, अभी तो ये वापस से इनकी जो स्ट्रीमलाइन ग्रोथ थी वापस से हो गई और फिर से अभी भी इंडियन बियर मार्केट में अभी भी राज कर रहा है। तो इस केस स्टडी से क्या कीज लेसन थे जो हम ले सकते हैं? सबसे पहला, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज द कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे क्या हुआ कि ये लोगों ने इतना ज़्यादा ओवर एक्सपैंड कर दिया था, ओवर डाइवर्स कर दिया अपना पोर्टफोलियो कि इनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी थी, जो इनके जिस पे ये लोग बहुत ज़्यादा कोर था इनका, वो इतना वीक हो गया कि उस पर फ़र्क पड़ने लग गया। दूसरा, एवरी इंटीग्रेशन इज़ नॉट गुड। जो हर तरह की जो एक्वेशन होती है, हर एक्वेशन अच्छी नहीं होती। कई बार आपको मुझे देखना होता है कि आपको बिजनेस का कैसे इंटीग्रेट कर रहा है और कई बार वो इंटीग्रेट नहीं भी करता है। अब तीसरा, ब्रांड बिल्डिंग एक्सीलेंस। चाहे यूबी ग्रुप के कोई भी कैसे भी हिस्ट्री रही हो, बट उनकी अभी भी वो मार्केट लीडर हैं, इंडियन बियर मार्केट में अभी भी मार्केट लीडर हैं। इससे ये दिखाता है कि उनकी ब्रांड बिल्डिंग और ब्रांड पोजिशनिंग कितनी तगड़ी है।
तो आज की केस स्टडी के लिए इतना ही। मैं तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट केस स्टडी में, और ऐसी इंसाइटफुल केस स्टडीज के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, या यूट्यूब में तो सब्सक्राइब होता है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें एक नेक्स्ट केस स्टडी या डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट्स में। तब तक के लिए गुड बाय एंड